Hello and welcome to the Rebels Academy. In today's session, we'll discuss some important newspaper articles from 21st October 2022. For more study materials and updates, you may also join our WhatsApp group. We'll provide the link of the group in the description below. So this is the list of topics that we'll cover in today's session. Let's start. The first article is about Swadesh Darshan 2.0 scheme. तो न्यूज़ कहता है कि 15 states with 2 or 3 destinations each have been identified. तो in every state that is among the 15 states में 2 या 3 destination ऐसे choose किए गए हैं which will be developed under this scheme which seeks to provide financial support to strengthen tourist infrastructure. तो basically this scheme जो है this has been initiated to improve or to enhance the tourism sector of India. So you should know that 15 states are part of the first phase which includes Madhya Pradesh, then Karnataka, Tamil Nadu, UP and Maharashtra, and 2 destinations or 3 destinations from each state have been identified. अब ये जो स्कीम है बेसिकली इट सीक्स टू इनहेंस द कंट्रीब्यूशन ऑफ टूरिज्म इन दी जीडीपी ऑफ द कंट्री. तो इंडिया का जो जीडीपी है तो माना जाता है कि टूरिज्म हैज गॉट अ ह्यूज पोटेंशियल टू कंट्रीब्यूट टू द जीडीपी. दिस इज द रीजन व्हाई दिस स्कीम हैज बीन इनिशिएटेड. नाउ दिस कैन बी इंपॉर्टेंट फ्रॉम जीएस पेपर टू गवर्नमेंट इनिशिएटिव पॉइंट ऑफ व्यू एंड ऑल्सो फ्रॉम जीएस पेपर टू टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू. नाउ दिस हैज बीन टेकन फ्रॉम द हिंदू. So let's learn about this Swadesh Darshan Scheme 2.0. So recently as part of the first phase of the Swadesh Darshan 2, now this is going to begin in January 2023. The government has identified 15 states across the country जहाँ पे 2 या 3 sites ऐसे choose किया जाएगा और इसे develop किया जाएगा to be promoted as part of India's new domestic tourism policy. Now this is only to focus about the Indian tourism, that is local tourism. This policy moves away from the theme-based tourist circuit. अब देखिए पहले जो यहाँ पे स्कीम था स्वदेश दर्शन 1 या आप कह सकते हो कि इसका जो प्रेडिसेसर था तो यहाँ पे हम फोकस कर रहे थे मेनी सर्किट जैसे कि नॉर्थ इंडियन या आप कह सकते हो कि नॉर्थ ईस्ट सर्किट, देन रामायण सर्किट, महाभारत सर्किट एंड रिसेंटली आई हैव आल्सो कवर्ड अबाउट द अंबेडकर सर्किट. लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है सर्किट के बारे में. दिस इज ओनली अबाउट रिवाइविंग अप द डेस्टिनेशन टूरिज्म. ठीक है, यहाँ पे पर्टिकुलर साइट्स पे फोकस किया जाएगा. सम ऑफ द प्रोमिनेंट प्लेसेस आइडेंटिफाइड आर झांसी एंड प्रयागराज इन उत्तर प्रदेश, ग्वालियर, चित्रकूट एंड खजुराहो in Madhya Pradesh and Ajanta and Ellora in Maharashtra. These are some examples that will be focused or stressed upon to develop in those particular states. तो चलिए बात करते हैं अबाउट द स्वदेश दर्शन स्कीम. तो इसका जो प्रेडिसेसर था इसको कहा जाता है स्वदेश दर्शन स्कीम और 2.0 जो है ये करंट वर्जन है. तो ये जो पहला था दैट इज द प्रेडिसेसर ऑफ दिस प्रेजेंट वर्जन. नाउ दिस वाज लॉन्च इन 2014-15. दैट इज जब मोदी जी पावर में आए थे तो उन्होंने लॉन्च किया था. उन्होंने इसीलिए लॉन्च किया था बिकॉज ही वांटेड टू प्रमोट द टूरिज्म ऑफ इंडिया, ताकि लोग बाहर जाने से बेहतर है यहाँ पे कंट्रीब्यूट करें टू द टूरिज्म ऑफ इंडिया व्हिच विल हेल्प इन द स्ट्रेंथनिंग ऑफ द जीडीपी ऑफ इंडिया. ठीक है, नाउ दिस वाज लॉन्च फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट, दैट इज बुद्धिस्ट सर्किट, कोस्टल सर्किट, डेजर्ट सर्किट. तो इस तरीके से उन्होंने यहाँ पे बहुत सारा सर्किट डेवलप किया था. या मान लीजिए आप कह सकते हो कि रिसेंटली मैंने कवर किया था अबाउट द अंबेडकर सर्किट जहां पे सम प्लेसेस वर आइडेंटिफाइड व्हिच वर इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट विद रेस्पेक्ट टू द लाइफ ऑफ अंबेडकर. ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे सर्किट आइडेंटिफाई किया गया था व्हिच आर प्रमोटेड फॉर टूरिज्म ऑफ इंडिया. नाउ दिस वाज अ पार्ट ऑफ द स्वदेश दर्शन स्कीम. इट इज 100% सेंट्रली फंडेड. ठीक है, तो इसे हम कह सकते हैं कि इट इज सेंट्रल सेक्टर स्कीम जहां पे कंप्लीट जो फंडिंग है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही करेगा एंड एफर्ट्स आर मेड टू अचीव कन्वर्जेंस विद अदर स्कीम्स ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट. अब if you take the example of Arunachal Pradesh, then you should know that Arunachal Pradesh Chief Minister Pema Khandu had launched the Dekho Apna Pradesh. Now he launched this basic scheme जो है उन्होंने ये लॉन्च किया था to promote the tourism of अरुणाचल प्रदेश, है कि नहीं. अब ये जो स्कीम है जो मान लीजिए जो स्टेट गवर्नमेंट का जो स्कीम है तो ये सारा स्कीम के साथ नाउ दिस पार्टिकुलर स्वदेश दर्शन स्कीम जो है ना वो कन्वर्ज हो जाएगा. ठीक है, और इसी तरीके से बेसिकली यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने फोकस किया है इन डेवलपमेंट ऑफ द टूरिज्म ऑफ द स्टेट सो दैट द टूरिज्म कैन कंट्रीब्यूट टू द जीडीपी ऑफ इंडिया. तो देखिए इसमें ऑब्जेक्टिव क्या क्या लिया गया था. To position tourism as a major engine of economic growth and job creation. Normally, if you see, we focus on service sector. हम फोकस करते हैं एग्रीकल्चर पे, हम फोकस करते हैं इंडस्ट्रीज में, है कि नहीं. तो इसीलिए यहाँ पे फोकस शिफ्ट करके so that tourism is also given importance. This is the reason why this scheme was started. And also they develop circuits having tourist potential in a planned and prioritized manner. तो जैसे कि मैंने कहा यहाँ पे circuits डेवलप किया जाता है where many places are identified और उस circuit को promote किया जाता है so that the development of tourism can take place. And also they promote the cultural and heritage value of the country to generate livelihood in the identified region. ठीक है, तो यहाँ पे cultural और देखिए कोई भी particular place में you know कि यहाँ पे बहुत सारा ethnic values रहता है, then cultural values रहता है, तो इसी को promote करने के लिए स्कीम को लाया गया था.
enhancing the tourist attractiveness in a sustainable manner, so that यहाँ पे आप कह सकते हो कि if we focus on sustainable development of the region, now this will be done at par with the international standards of tourism, ठीक है, and also creating awareness among the local communities about the importance of tourism. अब देखिए मैंने पहले भी कवर किया था about जीरो के बारे में, तो जीरो you know कि it is an emerging tourist hub of North East India, ठीक है. तो यहाँ पे जब भी मान लीजिए कोई भी MLA या कोई भी मान लीजिए एनी डेलीगेट जब यहाँ पे टूरिज्म का बात करते हैं जीरो का, दे ऑलवेज फोकस अबाउट द कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ द लोकल यूथ, सो दैट दे आर ऑल्सो, आप कह सकते हो कि सो दैट दे आर ऑल्सो एबल टू रीप द बेनिफिट फ्रॉम द डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म ऑफ दैट रीजन, ठीक है. इसीलिए वो फोकस करते हैं ताकि जो लोकल यूथ है वो भी पार्टिसिपेट करे इन दिस पर्टिकुलर डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म, एंड ऑल्सो डेवलपमेंट ऑफ टूरिस्ट फैसिलिटेशन सर्विसेज टू एनहेंस द विजिटर्स एक्सपीरियंस एंड सेटिस्फेक्शन, ताकि यहाँ पे वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज लाया जा सके. मान लीजिए यहाँ पे जो टूरिस्ट है उनका कन्वीनियंस के लिए जो भी सारा फैसिलिटीज है वो सब यहाँ पे इंक्लूड किया जा सके. दिस वॉज द रीजन वाई दिस स्वदेश दर्शन स्कीम वॉज इनिशिएटेड. तो अभी अगर आप देखोगे जो करंट जो कंटेक्स्ट है, दिस इज अबाउट द स्वदेश दर्शन 2.0 स्कीम. नाउ दिस इज एक्चुअली अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, ये नेक्स्ट ईयर जनवरी में स्टार्ट होने वाला है. नाउ चलिए इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं. नाउ विद द मंत्रा ऑफ वोकल फॉर लोकल, सो वोकल फॉर लोकल यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट, दैट हैज बिकम द लेटेस्ट ट्रेंडिंग स्लोगन व्हिच हैज इमर्ज्ड ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक. हाउएवर द आइडिया बिहाइंड दिस मूवमेंट इज नॉट न्यू. यहाँ पे देखिए जो आइडिया है ना, ये वोकल फॉर लोकल, ये कुछ नया नहीं है, बिकॉज इट फाइंड्स इट्स रूट्स इन द स्वदेशी मूवमेंट व्हिच वाज पॉपुलराइज्ड इन 1905 during the Indian independence struggle, or you can say during the partition of Bengal के टाइम में भी ये vocal for local पे हमने स्ट्रेस किया था. And also the revamp scheme namely स्वदेश दर्शन 2.0 scheme जो है seeks to attain आत्मनिर्भर भारत, so that India becomes self-reliant, so that जो यहाँ पे टूरिस्ट है they do not resort to other countries, so that they focus on Indian tourism only by realizing India's full potential as a tourism destination. तो स्वदेश दर्शन 2.0 जो स्कीम है, इट इज नॉट एन इंक्रीमेंटल चेंज. अब देखिए यहाँ पे जो वन जो स्कीम था, मतलब इसका जो प्रेडिसेसर था जो भी मैंने आपको बताया था, उसका ये कंटिन्यूएशन नहीं है, ठीक है. यू शुड नो कि दिस इज नॉट द कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रीवियस स्कीम, दिस इज एक्चुअली एन अपडेटेड वर्जन आप कह सकते हो, ठीक है. जहां पे यहाँ पे आप देख सकते हो कि इट इज अ जनरेशनल शिफ्ट टू इवॉल्व द स्वदेश दर्शन स्कीम, ठीक है. तो यहाँ पे ऐसा मत सोचिए कि यहाँ पे स्वदेश दर्शन के जो सर्किट है उसमें एडिशन किया गया है. नो सच एडिशन हैज बीन मेड, बट दिस स्कीम इज बेसिकली ब्रॉट अबाउट सो दैट यहाँ पे और भी नए तरीके का टूरिज्म को प्रमोट किया जा सके, ठीक है. इट विल हेल्प डेवलप सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिबल डेस्टिनेशन. तो यहाँ पे दो चीज पे बहुत फोकस किया गया है, इन सस्टेनेबल एंड ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल डेस्टिनेशन, सो दैट जो टूरिस्ट है, टूरिस्ट का भी अपना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बना रहे टू द प्लेसेस दैट दे आर विजिटिंग. इट विल एनकरेज द डेवलपमेंट ऑफ बेंचमार्क्स एंड स्टैंडर्ड्स फॉर जेनरिक एंड थीम स्पेसिफिक डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म डेस्टिनेशन, एंड स्टेट्स दे विल फॉलो द बेंचमार्क्स एंड स्टैंडर्ड्स व्हाइल प्लानिंग एंड डेवलपिंग द प्रोजेक्ट. तो ईच एंड एवरी स्टेट में जितना भी सारा साइट्स है, जितना भी सारा आप कह सकते हो कि लोकेशंस है, अब उसे डेवलप करने के लिए यहाँ पे कुछ बेंचमार्क सेट किया गया है, एंड दिस आर बेसिकली बेस्ड ऑन सर्टेन थीम. तो अगर हम थीम का बात करेंगे, दिस आर द मेजर थीम्स ऑन व्हिच द स्वदेश दर्शन 2.0 स्कीम हैज बीन इनिशिएटेड, ठीक है. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अबाउट द कल्चर हेरिटेज, अबाउट द एडवेंचर टूरिज्म. तो ये सारा आप कह सकते हो कि दिस आर द आइडियाज और दिस आर द मेजर थीम्स व्हिच हैव बीन आइडेंटिफाइड अंडर द स्वदेश दर्शन 2.0 स्कीम. So let's see कि how this scheme is going to benefit India. So let's look at its significance. The revamped scheme seeks to enhance the contribution of tourism to local economies. अब मान लीजिए कि out of the 15 स्टेट्स, तो यहाँ पे जितना भी हम साइज पे फोकस करेंगे, ऑब्वियस सा बात है कि दे बेसिकली बिलोंग टू सम रीजन, सम डिस्ट्रिक्ट, है कि नहीं. तो अगर उसमें फोकस करेंगे तो वहाँ पे जो लोकल इकोनॉमी है तो उसमें भी इंप्रूवमेंट यहाँ पे दिखाई देगा. तो कहने का मतलब ये है, तो वी आर मोस्टली फोकसिंग अबाउट द ग्रास रूट डेवलपमेंट, सो दैट दिस ग्रास रूट डेवलपमेंट एट द बेसिक लेवल ऑल्सो हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी. इट एम्स टू क्रिएट जॉब्स इंक्लूडिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. आई टोल्ड यू कि अगर एक पर्टिकुलर एरिया में हम फोकस कर रहे थे तो वहाँ पे जो यूथ है, the youth is also, you can say, at an advantageous position to reap the benefits from this scheme. right, for local communities to enhance the skill of local youth in tourism and hospitality, also to increase the private sector investment. तो मान लीजिए अगर कोई भी एरिया है तो if we focus on that area then obvious सा बात है वहाँ पे investment आएगा in forms of restaurant, in forms of hotel. So this is how the private sector involvement will also increase in tourism and hospitality and to preserve and enhance the local cultural and natural resources. इस टॉपिक के बेसिस पर प्लीज प्रैक्टिस क्वेश्चन kindly answer in the comment section.
The next article is about the NMHC, that is National Maritime Heritage Complex. Now this has been in the news for quite some time. इसी के बारे में हम बात करेंगे. We'll also be able to learn some facts from the Indian history from this particular article. So news में कहा गया है कि the Prime Minister Modi on Tuesday evening reviewed the construction of the NMHC site at Gujarat's Lothal. तो ये site बहुत important है, इसके बारे में हम बात करेंगे. Now this was done through a video conferencing. That is, the progress was learned about regarding this NMHC. This can be important from GS paper Indian history point of view and also from GS paper to infrastructure point of view, and this has been taken from the Indian Express. तो लोथाल जो है, ये जो जगह है, you should know कि it was one of the southernmost sites of the Indus Valley civilization. Indus Valley civilization, one of the ancient civilizations of, अगर आप देखोगे, of Indian history, which is located in now, अगर आप देखोगे लोथाल जो है currently आपको यह पाया जाएगा in the state of गुजरात में. So before learning about the current context, let's learn about this site Lothal. So Lothal, as you can see on this map, now this map belongs to the Indus Valley civilization, जहाँ पे बहुत सारा sites के बारे में बताया गया है. And here you can see Lothal. So Lothal, if you see, it is lying in the coastal region. So Lothal, one of the southernmost sites of the Indus Valley civilization, located in the Bhal region of what is now दिस स्टेट ऑफ गुजरात. तो आप देख सकते हो कि करंट जो है गुजरात है, तो यहीं पे पाया जाता है लोथाल. द पोर्ट सिटी इज बिलीव टू हैव बीन बिल्ट इन 2200 BC. ठीक है, तो ये ईयर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट दिस यू शुड नो कि इट इज अ पोर्ट सिटी. व्हाई? बिकॉज सी दिस इन द कोस्टल रीजन. लोथाल वाज थ्राइविंग ट्रेड सेंटर इन एंशिएंट टाइम्स विद इट ट्रेड ऑफ बीड्स. तो देखिए जो लोथाल है, तो यहाँ पे ट्रेड क्या होता है? बीड्स, जेम्स, ऑर्नामेंट्स, विच बेसिकली डील्स विद द रीजन ऑफ वेस्ट एशिया एंड अफ्रीका. अब देखिए, क्योंकि ये जो रीजन है ये आपको पाया जाता है इन दी पोर्ट सिटी, आप कह सकते हैं कोस्टल रीजन, इसीलिए यहाँ से क्या होता है, जो सी है ना, दैट इज अरेबियन सी, तो यहाँ से बहुत ज़्यादा ट्रेड होता है. ठीक है, और इसी कारण से आप कह सकते हो कि जो रीजन है ये हिस्ट्री से भी अगर आप देखो ये बहुत ज़्यादा डेवलप है. और करेंटली अगर आप देखोगे स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र, स्टेट्स लाइक गुजरात, जिसका अपना एक कोस्ट है, तो वहाँ से बहुत ज़्यादा होता है ट्रेडिंग. और ये ट्रेडिंग के कारण से आप देखोगे महाराष्ट्र, गुजरात जो है ना, दे वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड स्टेट्स ऑफ इंडिया. ठीक है, इफ यू कंपेयर विद अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया, वो काफ़ी डेवलप्ड है. क्यों? बिकॉज जहाँ से ट्रेडिंग होता है, जहाँ से ट्रेडिंग होता है, जो स्टेट्स आर पर्टिकुलरली डेवलप्ड. ठीक है, द मीनिंग ऑफ लोथाल, इफ यू सी, इट इज माउंड ऑफ द डेड. ठीक है, दैट इज, आप देखो कि लोथाल जो है, अगर आप देखोगे इन केस ऑफ गुजराती में, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड, दैट इज लोथ एंड स्थल. ठीक है, सो लोथ एंड स्थल जो है, इट मीन्स माउंड ऑफ द डेड. लेकिन नॉर्मली अगर आप देखोगे एक और साइट है इन द केस ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसका नाम है मोहनजोदारो, और जिसका मीनिंग भी क्या है? इट ऑल्सो मीन्स द सेम ओनली, दैट इज माउंड ऑफ द डेड. ठीक है, अगर आपको एग्जाम में पूछेगा द मीनिंग ऑफ लोथाल, इट विल बी माउंड ऑफ द डेड. और अगर आपको पूछेगा माउंड ऑफ द डेड किस साइट को रेफर करता है, इट विल बी मोहनजोदारो एज वेल. बिकॉज अब मोहनजोदारो क्या होता है? इट इज इन द सिंधी लैंग्वेज, एंड लोथाल जो होता है वो होता है इन गुजराती लैंग्वेज, बट द मीनिंग इज सेम. लोथाल है द वर्ल्ड्स अर्लीस्ट नोन डॉक. तो यहाँ पे डॉक भी है, बिकॉज यहाँ पे आप कह सकते हो कि शिप्स वगैरह आता है, तो यहाँ पे डॉकेट भी हुआ करता था, विच कनेक्टेड द सिटी टू एन एंशिएंट कोर्स ऑफ द साबरमती रिवर ऑन द ट्रेड. सो बेसिकली जो रीजन है ना, दैट इज द लोथाल जो है, नाउ दिस यूज्ड टू वर्क लाइक अ मीडियम बिटवीन दी हड़प्पन सिटीज इन द सिंध रीजन. ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिलेगा हड़प्पन सिटी, दिस इज हड़प्पन सिटी. और तो हड़प्पन सिटी यहाँ पे, मोहनजोदारो यहाँ पे. सो दिस इफ यू सी केयरफुली, बोथ हड़प्पा एंड मोहनजोदारो जो है ना, ये पाकिस्तान में है. ठीक है, दे आर नॉट फाउंड इन इंडिया. दिस बोथ आर दी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, बट दे आर फाउंड इन पाकिस्तान. लेकिन आप देखोगे लोथाल जो है, इट इज फाउंड इन इंडिया ओनली. ठीक है, नाउ ये जो लोथाल है, इट यूज्ड टू बी यू कैन से अ मीडियम ऑफ कनेक्शन बिटवीन द हड़प्पन सिटीज इन द सिंध रीजन एंड ऑल्सो द पेनिनसुला ऑफ सौराष्ट्र. अब ये जो सौराष्ट्र पेनिनसुला है, इट इज रेफरिंग टू दिस गुजरात का जो पेनिनसुला है ना, इसे कहा जाता है सौराष्ट्र पेनिनसुला, या इसे कहा जाता है कथियावाड़ पेनिनसुला. सो बेसिकली जो लोथाल रीजन है, इट इज लाइक अ कनेक्शन और अ लिंक बिटवीन द सौराष्ट्र रीजन एंड ऑल्सो द हड़प्पन रीजन. Now let's speak about the discovery of this particular site, that is Lothal. So Indian archaeologists started the search for cities of the Harappan civilization post 1947 in the Gujarat Saurashtra region. अब देखिए 1947 के बाद में बस इसी रीजन में हुआ है, सौराष्ट्र रीजन में. इसके काफी पहले that is ब्रिटिश इंडिया के टाइम में ही excavation had started regarding या with respect to the Indus Valley civilization sites. Archaeologist S.R. Rao was responsible, who led the team which discovered a number of Harappan sites at the time
including the port city of Lothal. So if a question is asked कि किसने discover किया था, the answer will be archaeologist S.R. Rao. Excavation work जो was carried out in Lothal between February 1955 and May 1960. Now here you can see some pictures which are not important, but the names are important. Okay, so names, if you see, the first Harappan site that was the first Harappan or the Indus Valley site that was discovered was Harappa in the year 1921 by Dairam Sahni. अब ये जो मोहनजोदारो है ये नेक्स्ट ईयर में डिस्कवर हुआ था इन 1922, जो कि दोनों आप देखोगे ये पाकिस्तान में डिस्कवर हुआ था. नाउ मोहनजोदारो वाज डिस्कवर्ड इन 1922 बाय आर.डी. बैनर्जी एंड एस.आर. राव, एज आई टोल्ड यू, ही डिस्कवर्ड लोथल इन द ईयर 1957 एंड जे.पी. जोशी डिस्कवर्ड धोलावीरा इन 1966 to 68. धोलावीरा जो है इट इज आल्सो इन गुजरात ओनली, इट इज फाउंड इन कच्छ रीजन ऑफ गुजरात. So now I believe you have some idea about the site Lothal, which belongs to the Indus Valley civilization. So let's look at the current context now. So recently the Prime Minister has reviewed the construction of the National Maritime Heritage Complex, that is NMHC site at Gujarat's Lothal. And this has been done through a video conference. About the National Maritime Heritage Complex अगर हम बात करेंगे तो ये जो प्रोजेक्ट है ये इसी साल शुरू हुआ था in March 2020 and is being developed at a cost of rupees 3,500 crore. So because it is of such a huge amount, this is the reason why the PM was taking a stock of the progress of the project. It will have several innovative features such as Lothal mini recreation. ठीक है, तो जिस तरीके से यहाँ पे डॉकयार्ड था तो इसी को रिक्रिएट किया जाएगा in a mini way which will recreate Harappan architecture and lifestyle through immersive technology. तो यहाँ पे with the help of technology, with the help of innovation, the Harappan or the Indus Valley site will be recreated. It has 4 theme parks. तो यहाँ पे 4 पार्क मिलेगा आपको. मेमोरियल थीम पार्क, देन मैरीटाइम एंड नेवी थीम पार्क बिकॉज ये कोस्टल रीजन में है, देन क्लाइमेट थीम पार्क एंड द एडवेंचर एंड अम्यूजमेंट थीम पार्क व्हिच विल बी मेंट फॉर द किड्स. इट विल एक्ट एज अ सेंटर फॉर लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग इंडियाज मैरीटाइम हिस्ट्री. सो थ्रू दिस particular site and the location and this particular complex will be also able to gather knowledge about the maritime history of India. किस तरीके से India used to trade with the foreign countries or the foreign civilizations. The NMHC is being developed with the aim of displaying India's diverse maritime heritage and also help Lothal emerge as a world-class international tourist destination, which is also going to attract tourists from all over the world. ठीक है, तो इस तरीके से ये जो कॉम्प्लेक्स है या यहाँ पे जो इनोवेशन यूज करेंगे, हम टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, फ्रॉम दिस टेक्नोलॉजी विल ऑल्सो ट्राई टू एग्जिबिट द कल्चर ऑफ इंडिया, द मैरिटाइम कल्चर ऑफ इंडिया, किस तरीके से इंडिया यूज टू ट्रेड विद अदर सिविलाइजेशंस ऑफ द वर्ल्ड. So based on this topic, there's a prelims practice question. Please answer in the comment section. The next article is about Arunachal Pradesh, where it says that Arunachal Pradesh has been successful in bagging 3 awards at the Indian Urban Housing Conclave. Through this article, we'll try to gather knowledge about this particular conclave के बारे में. तो न्यूज़ कहता है कि अरुणाचल प्रदेश bagged 3 awards in the प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन अवार्ड जो है, which is basically a 150 days challenge. तो इसमें अरुणाचल प्रदेश ने 3 यहाँ पे प्राइज बैग किया है. तो इसी को हम देखेंगे 3 अवार्ड्स के बारे में. This can be important from a GS paper to government initiatives point of view and also from prelims में अरुणाचल प्रदेश से you can expect question. This has been taken from the Arunachal Times. तो first let's see कि यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश ने क्या क्या प्राइज जीता है. So देखिए पहला जो प्राइज है it is about the best award for conducting IEC activities under the PMAY Urban. तो IEC का मीनिंग है इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन. बेसिकली यहाँ पे टेक्नोलॉजी यूज करके आप कह सकते हो वेरियस स्कीम्स हैव बीन इंप्लीमेंटेड अंडर द PMAY Urban, दैट इज प्रधानमंत्री आवास योजना. देन एग्जाम्पलरी परफॉर्मेंस इन इंप्लीमेंटेशन द PMAY Urban बिकॉज यहाँ पे द गवर्नमेंट वाज क्वाइट सक्सेसफुल इन इंप्लीमेंटिंग और आप कह सकते हो इन कंस्ट्रक्टिंग हाउसेस रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर PMAY Urban. एंड द तवांग डिस्ट्रिक्ट जो है इट वाज आल्सो एडजस्ट सेकंड इन द कैटेगरी. ठीक है, इनको सेकंड प्राइज मिला है तवांग को ऑफ बेस्ट परफॉर्मिंग नगर पंचायत अमंग द नॉर्थ ईस्टर्न और हिली स्टेट्स. तो यहाँ पे तवांग has been able to secure the second prize with respect to the best performing Nagar Panchayat. Now the awards were presented during a 3-day Indian Urban Housing Conclave. ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे कंक्लेव ऑर्गेनाइज किया था बाय दी यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री. ठीक है, जिनको महुआ भी कहा जाता है. तो ये महुआ ने ऑर्गेनाइज किया था इंडियन अर्बन हाउसिंग कंक्लेव जहाँ पे अवार्ड्स दिया गया था एंड दिस वाज टेकन प्लेस इन गुजरात. लोकेशन इंपॉर्टेंट है, कभी आपको डायरेक्टली पूछ देगा इन प्रीलिम्स. द कंक्लेव वाज इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन 19th of October and was attended by among others MOS, that is Minister of State for Housing and Urban Affairs, that is Hardeep Singh Puri, and his deputy Kaushal किशोर. देखिए यहाँ पे डेप्यूटी मिनिस्टर भी थे फॉर हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स अलॉन्ग विद हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स सेक्रेटरी दैट इज मनोज जोशी. ठीक है, अब ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना दैट इज PMAY, इट फॉल्स अंडर द गवर्नमेंट्स मिशन ऑफ हाउसिंग फॉर ऑल.
ठीक है, गवर्नमेंट जो है द करेंट गवर्नमेंट हैज अ ड्रीम ऑफ कंस्ट्रक्टिंग हाउस फॉर एवरीवन, तो इसे कहा जाता है हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022। तो इसी स्कीम के अंदर ये लाया गया था प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन एंड रूरल। ठीक है, नाउ दिस इज मेंट फॉर द अर्बन जो कंपोनेंट है, इट इज मेंट फॉर द अर्बन हाउसिंग व्हिच इज बीइंग इंप्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, जिसे हम महुआ कहते हैं। इट मेक्स जो होम लोन्स है, तो इसमें क्या होता है, इट बेसिकली मेक्स होम लोन्स क्वाइट अफोर्डेबल फॉर द अर्बन पुअर बाय प्रोवाइडिंग सब्सिडी ऑन द इंटरेस्ट रेट। तो नॉर्मली अगर आप देखोगे इफ यू वांट टू कंस्ट्रक्ट अ हाउस, तो हाउसिंग लोन का जो इंटरेस्ट है वो काफी ज्यादा रहता है, तो इसी पे हेल्प करने के लिए यहाँ पे सब्सिडीज दिया जाता है इंटरेस्ट में, तो ताकि यहाँ पे जो पीपल है, जो पुअर अर्बन पीपल है, दे कैन इजीली अफोर्ड द हाउसिंग लोन्स ड्यूरिंग द रिपेमेंट बाय वे ऑफ ईएमआई, ताकि ईएमआई में जब आप रिपे करोगे तो आपको ज्यादा पैसा आपको देना नहीं पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट और इन द फॉर्म ऑफ ईएमआई। अब ये जो कनक्लेव है इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। दैट इज इंडियन अर्बन हाउसिंग कनक्लेव 2022। नाउ दिस विल प्रोवाइड a platform to all the stakeholders to demonstrate the technologies as well as deliberate upon various options of technologies, materials and processes। Basically देखिए, मैं आपको अगर बताऊं सरल भाषा में, तो यहाँ पे कहने का मतलब यही है कि this conclave is going to act like a medium or a platform जहाँ पे different governments will represent, आप कह सकते हैं कि different companies will be there who will be presenting their ideas of construction। ठीक है, तो मान लीजिए इफ वी आर हैविंग आइडियाज, मान लीजिए कि इफ वी रिप्रेजेंट अरुणाचल, तो अरुणाचल विल बी एबल टू टेक द आइडियाज फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स या डिफरेंट टेक्नोलॉजीज और इनोवेशंस दैट आर इंप्लीमेंटेड विद रेस्पेक्ट टू कंस्ट्रक्शन इन वेरियस स्टेट्स। तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू बेनिफिट फ्रॉम दिस पार्टिकुलर कनक्लेव। तो यहाँ पे आइडिया शेयर होगा, आप कह सकते हो मोस्टली रिगार्डिंग कंस्ट्रक्शन। तो एसोसिएटेड मिनिस्ट्री जो है, इट इज द महुआ के अंदर है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर में है, एंड दिस विल बी कैरिड आउट फ्रॉम 19 to 21st of October 2022। अब देखिए सिग्निफिकेंस क्या है, इट विल क्रिएट इनेबलिंग इकोसिस्टम फॉर फर्दर एडॉप्शन बाय पब्लिक एंड प्राइवेट एजेंसीज, R&D एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस, देन कंस्ट्रक्शन एजेंसीज। तो देखिए जितना भी सारा पार्टीज है, पब्लिक हो गया या प्राइवेट पार्टीज हो गया या कंपनीज हो गया, ऑर्गेनाइजेशंस हो गया, तो whoever is taking part in this conclave, now they will basically share their knowledge about construction। ठीक है, सो फॉर द बेनिफिशियरीज जो है, दैट इज हाउस ओनर्स, विल आल्सो हैव एक्सेस टू इनोवेटिव, रैपिड एंड कॉस्ट इफेक्टिव कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजीज। अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई इंडिविजुअल भी इफ दे विजिट द पर्टिकुलर कनक्लेव, दे विल आल्सो बी एबल टू गैदर नॉलेज अबाउट हाउ टू कंस्ट्रक्ट विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इन द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव मैनर। The next article is from the state of Assam. It is about the ASFA extended in 8 districts and 1 subdivision of Assam. ठीक है, so this is the particular news जो कि recently published हुआ था in the Arunachal Times. Now this can be important from GS paper to North Eastern insurgency point of view and also from the internal security of India point of view. ठीक है, now you should know कि certain ये जो ASFA है, it is quite criticized। ठीक है, काफी क्रिटिसाइज किया जाता है बिकॉज ये आपको मिलेगा मोस्ट इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में पाया जाता है, लाइक असम में पाया जाता है, नागालैंड में, एंड इफ यू सी अरुणाचल प्रदेश एज वेल इन सर्टेन पार्ट्स ऑफ इट ऑब्वियसली। ठीक है, तो सिविल सोसाइटी ग्रुप जो है एंड राइट एक्टिविस्ट है, सो दे हैव बीन डिमांडिंग द विड्रॉल ऑफ द ड्रैकोनियन लॉ। इसे ड्रैकोनियन कहा जाता है बिकॉज अक्सर इसे मिसयूज किया जाता है फ्रॉम द एंटायर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, क्लेमिंग दैट वायलेशंस ऑफ ह्यूमन राइट्स बाय द आर्म्ड फोर्सेस। तो देखिए इस एक्ट में क्या होता है, आर्म्ड फोर्सेस जो है उनको एब्सोल्यूट पावर दिया जाता है, तो कभी कभी ये पावर के कारण दे ऑफन टेंड टू मिसयूज द पावर, दे ऑफन ट्राई टू, आपको शायद याद होगा जो नागालैंड में जो डिस्ट्रिक्ट है मॉन डिस्ट्रिक्ट, तो मैं मॉन डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे सिविलियंस को किल किया गया था। नो दिस हैज बीन डन बिकॉज द आर्मी हैज गॉट एब्सोल्यूट पावर्स इन सच एरियाज। ठीक है, जिसे डिस्टर्ब एरियाज कहा जाता है अंडर दिस पर्टिकुलर एक्ट। ये जो आसफा है, इट अलाउज सिक्योरिटी फोर्सेस दैट इज द आर्म फोर्सेस टू कंडक्ट ऑपरेशंस एनीवेयर एंड अरेस्ट एनीवन विदाउट एनी प्रायर वारंट। ठीक है, तो मान लीजिए अगर क्राइम नहीं भी हुआ है ना, तो पहले ही हम क्राइम को प्रिवेंट करने के लिए अरेस्ट कर सकते हैं। इट ऑल्सो गिव्स अ सर्टेन लेवल ऑफ इम्यूनिटी टू द सिक्योरिटी फोर्सेस इन केस ऑफ एन ऑपरेशन गोइंग रॉन्ग। अगर मान लीजिए कि किसी को अगर गलती से भी मतलब मान लीजिए कि मार दिया जाता है, उस केस में जो आर्म पर्सनल है या जो आर्म फोर्सेस है उनको यहाँ पे इम्यूनिटी प्रोवाइड किया जाता है अंडर दिस पर्टिकुलर आसफा एक्ट। सो करंट कंटेक्स्ट कहता है कि असम गवर्नमेंट इज एक्सटेंडेड। ठीक है, पहले से ये लागू होता है, इट इज नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम, लेकिन एक्सटेंड किया गया है। दैट इज ये जो आसफा है इसका मीनिंग क्या है, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट। ठीक है, अब 1958 ये भी इंपॉर्टेंट है। इन 8 डिस्ट्रिक्ट्स में और एक सब डिवीजन में इसे एक्सटेंड किया गया है फॉर अ पीरियड ऑफ 6 months के लिए आफ्टर रिवाइज ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। तो यहाँ पे जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है उसे रिवाइज किया गया है और फाइनली ये पता किया गया है कि इसे और एक्सटेंड करना पड़ेगा सो दैट पीस एंड ऑर्डर कैन बी
maintained. The government withdrew the controversial law जो है, that is the draconian law जिसे हम कहते हैं, from the West Karbi Anglong district. ठीक है, there's a district called the West Karbi Anglong district. इसी district से इसे withdraw कर दिया गया है, लेकिन बाकी 8 states में it is still prevalent. ठीक है, as the situation there is considerably improved. The order stated that 9 districts and 1 subdivision जो है were kept under the ASFA since April 1st. ठीक है, तो ये जो 9 डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे जो 8 डिस्ट्रिक्ट है ना, 8 डिस्ट्रिक्ट प्लस द वेस्ट कार्बी आंगलोंग, तो ये 9 डिस्ट्रिक्ट में प्लस 1 सब डिवीजन में ये लगाया गया था ऑन April 1st में, एंड दे वर डेजिग्नेटेड अंडर दिस एक्ट एज डिस्टर्ब्ड एरिया. ठीक है, आफ्टर विड्रॉइंग द लेजिस्लेशन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द स्टेट. तो बाकी एंटायर स्टेट से इसको निकाल दिया गया था, बस 9 स्टेट में था. ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं कि ये 9 स्टेट कौन सा था. एक तो हो गया ये वेस्ट कार्बी आंगलोंग जहां पे फिलहाल नहीं है, तो बाकी स्टेट से तिनसुकिया, डिब्रूगढ़, चराइदेव, देन शिवसागर, जोरहाट, गोलाघाट, कार्बी आंगलोंग एंड दिमाहा साओ. ये एग्जैक्ट नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यू शुड एटलीस्ट नो अबाउट दिस एक्ट. हम आगे और भी बात करेंगे अबाउट दिस पर्टिकुलर एक्ट. और यहां पे जो बताया गया है 1 सब डिवीजन, तो ये 1 सब डिवीजन है लखीमपुर सब डिवीजन. ठीक है, अब यहां पे एक बात ध्यान दीजिए, इट इज नॉट लखीमपुर इन इटसेल्फ द डिस्ट्रिक्ट, दैट इज नॉट लखीमपुर, लेकिन ये लखीमपुर है. इट इज अ सब डिवीजन ऑफ द कछार डिस्ट्रिक्ट जो कि बराक वैली में पाया जाता है. तो थोड़ा जान लेते हैं अबाउट दिस ASFA, दैट इज द आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट. कॉलोनियल एरा लेजिस्लेशन. देखिए ये जो एक्ट है ना, इट हैज इट्स ओरिजिन ड्यूरिंग द ब्रिटिश गवर्नमेंट ओनली. ठीक है, तो ये लाया गया था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट ऑफ 1942. तो उसी टाइम में व्हेन गांधी जी वाज क्वाइट एक्टिव इन लीडिंग दिस मूवमेंट, उसी टाइम में इस एक्ट को लाया गया था टू सप्रेस द वॉइसेस ऑफ इंडियंस. ठीक है, द ऑर्डिनेंस वाज रिप्लेस्ड बाय एन एक्ट इन 1948. तो इंडिपेंडेंस के बाद इसे रिप्लेस कर दिया गया था. एंड प्रेजेंट लॉ इफेक्टिव इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन. तो नॉर्मली आप देखोगे दिस ASFA इज एप्लीकेबल इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट. तो इसे इंट्रोड्यूस किया गया था इन पार्लियामेंट इन 1958 में किया गया था. अभी जो ASFA है, इट गिव्स अनरिस्ट्रेन्ड पावर्स, दैट इज ये अनलिमिटेड एब्सोल्यूट पावर्स देता है टू द आर्म फोर्सेस एंड सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस डिप्लॉइंग इन द डिस्टर्ब्ड एरियाज. तो ये जो एक्ट है, इस एक्ट के अकॉर्डिंग अगर हम कोई भी पर्टिकुलर एरिया को हम डिस्टर्ब एरिया कहते हैं, उस एरिया में जो आर्मीज डिप्लॉयड है ना, तो उनको मिल जाता है एक अनलिमिटेड या एक अनरिस्ट्रेन्ड पावर्स मिल जाता है. इट अलाउज देम टू ओपन फायर. देखिए नॉर्मली आर्मी को ओपन फायर करने का परमिशन नहीं रहता है, लेकिन ऐसे केसेस में इट अलाउज देम टू ओपन फायर इवन कॉजिंग डेथ अगेंस्ट एनी पर्सन इन कंट्रावेंशन टू द लॉ और कैरिंग आर्म्स एंड एमुनेशन. तो इस लॉ के अगेंस्ट अगर कोई भी यहाँ पे एक्शन लेता है, तो उसके अकॉर्डिंग में यहाँ पे ओपन फायर भी किया जा सकता है. एंड इट कैन ऑल्सो लीड टू द डेथ ऑफ द पर्टिकुलर group or the individual. Also, it gives them powers to arrest individuals without warrant. तो नॉर्मली क्या होता है, यहाँ पे मान लीजिए कुछ क्राइम होता है, तो क्राइम के बाद ही किसी को अरेस्ट किया जाता है. लेकिन इस केस में अगर मान लीजिए कुछ सस्पिशन है, ठीक है, यहाँ पे कहा जाता है बेसिस ऑफ रीजनेबल सस्पिशन, तो इसके बेसिस पर भी किसी को अरेस्ट किया जा सकता है. एंड ऑल्सो विदाउट वारंट. ठीक है, किसी अगर मान लीजिए इफ यू वांट द पुलिस वांट्स टू सर्च अ प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे क्या चाहिए होता है, वारंट चाहिए होता है. लेकिन इस केस में विदाउट वारंट द पुलिस कैन सर्च द और द आर्म फोर्सेस दे कैन सर्च द प्रीमाइसेस. द लॉ फर्स्ट केम इनटू इफेक्ट इन द ईयर 1958 में आया था आफ्टर इंडिपेंडेंस टू डील विद द अपराइजिंग इन द नागा हिल्स. और नागा हिल्स के बाद इट वाज फाइनली फॉलोड बाय द इंसर्जेंसी इन असम एज वेल. ठीक है, तो ये जो ASFA है, दैट इज आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट. अगर आप यहाँ पे इफ यू ब्रीफली अगर आप इसके बारे में बात करोगे, इट इज बेसिकली अ पार्लियामेंट्री एक्ट दैट ग्रांट स्पेशल पावर्स टू द इंडियन आर्म फोर्सेस एंड द स्टेट, आप कह सकते हैं. एंड बेसिकली जो यहाँ पे आर्म फोर्सेस है इन एरियाज क्लासिफाइड एज डिस्टर्ब्ड एरियाज. तो इसी एक्ट के अकॉर्डिंग में गवर्नमेंट क्या करता है, कुछ लोकेशन को स्पेसिफाई करता है कि यहाँ पे डिस्टर्ब एरिया है. तो डिस्टर्ब बेसिकली बिकॉज ऑफ टेररिज्म, बिकॉज ऑफ इंसर्जेंसी. द ऑब्जेक्टिव यहाँ पे क्या इज टू इंप्लीमेंट द ASFA एक्ट, इज टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर इन दैट पर्टिकुलर डिस्टर्ब्ड एरिया. ठीक है, लेकिन ये जो लॉ है, एज आई टोल्ड यू, इट इज ऑल्सो नोन एज कंट्रोवर्शियल, इट इज नोन एज ड्रैकोनियन लॉ, बिकॉज बहुत सारे कंट्रोवर्सीज है. जैसे कि कहा जाता है इस केस, ये जो लॉ है या जो डिस्टर्ब्ड एरियाज है, उसमें बहुत ज्यादा इंस्टेंसेस रहता है ऑफ ह्यूमन राइट वायलेशन. ठीक है, तो ह्यूमन राइट्स का बहुत सारा वायलेशंस आर रिपोर्टेड फ्रॉम सच एरियाज या डिस्टर्ब्ड एरियाज आप कह सकते हो. एंड ऑल्सो द आर्मीज ऑल्सो टेंड टू मिसयूज देयर एब्सोल्यूट पावर because the armed forces have been bestowed or deployed with the absolute powers. तो कभी कभी armed forces they also tend to misuse the power. And also this act provides immunity to the armed forces, as I told you, against prosecution. अगर मान लीजिए कि कुछ भी अगर केस हो जाता है, किसी का मर्डर हो जाता है, किसी को अगर मार दिया जाता है, तो उस केस में they would also get immunity with respect to prosecution हो गया या suit हो गया या another legal proceeding.
तो ये सारा क्वेश्चन मैंने दिया था इन द लास्ट वीडियो. लेट्स लुक एट द आंसर्स. सो द आंसर्स फॉर द क्वेश्चंस आर, तो देखिए पहला क्वेश्चन था अबाउट द कामाकाजे ड्रोन्स. यस, दे आर कॉल्ड सुसाइड ड्रोन्स, और यहाँ पे दे कैन ऑल्सो वेट फॉर सम टाइम इन एन एरिया आइडेंटिफाइड एज पोटेंशियल टारगेट एंड ओनली स्ट्राइक वंस एन एनिमी एसेट इज आइडेंटिफाइड. तो बोथ दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज अबाउट द ORS का जो पायनियर है, इट वाज डॉक्टर दिलीप महालनोबिस. नाउ दिस आर अनदर क्वेश्चन दैट आई शेयर्ड इन द लास्ट वीडियो. लेट्स लुक एट द आंसर. तो द आंसर अबाउट द KCC, दैट इज द किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम के अंदर आप देखोगे. सो इफ यू लुक एट दिस अबाउट द ट्रैक्टर्स या हार्वेस्टर्स, सो द फार्मर्स or the cultivators, they are not allowed to purchase tractors from this particular mini trucks. So this is not within the KCC scheme, and also the construction of family houses is also not allowed under the KCC. So the correct answer is for 1, 3 and 4. That is option number B, and the headquarters of Interpol are located at Lyon in France. So for now, that was all from our side for this session. Thank you so much for joining, and we'll meet the next one. Bye bye and take care.